मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत, सभी से पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित रखने की करी अपील। आगामी 14 अगस्त को फरीदाबाद में राज्य स्तर पर मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 दिन तक प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों की करी समीक्षा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। और कुरुक्षेत्र में संस्कृति के महाकुंभ इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 का हुआ आगाज। देश भर से आए 600 युवा कार्यक्रम में ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मोरनी में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में नवीनीकृत नेचर कैंप थापली और इको कुटीर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेदिक पंचकर्मा केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह और कालका के विधायक शक्ति रानी शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने यहां कालका से कलेसर तक बनाए गए नेचर ट्रेल पर ट्रैकिंग के लिए एक दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रैक हरियाणा के युवाओं को साहसिक पर्यटन की ओर आकर्षित करेगा और राज्य को एडवेंचर व नेचर टूरिज्म हब के रूप में नई पहचान दिलाने में मदद करेगा। वन विभाग के विश्राम गृह लाल मुनिया का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने त्रिफला वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर वन महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन मास एक तरह से पौधा रोपित करने का पर्व है। उन्होंने सभी से कम एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र जितना हरित होगा उतना यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। ये हमारा दायित्व है कि हम वृक्षों का संरक्षण करें। प्रदेश को हरा भरा बनाने के सपने को सबने मिलकर पूरा करना है। प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे रोपित करने का टारगेट रखा गया है। हर कोई एक पौधा लगाए और उसकी रक्षा करे। लगाएं जिससे कि ये प्रकृति हमारा ये संतुलन ये बना रहे। और मुझे ये खुशी है वृक्षों की रक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र को के लिए पर्यटकों को बढ़ावा देने में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने यहाँ पर पौधे लगेंगे, जितनी ग्रीनरी होगी, उतने ही लोग समय निकाल करके घूमने के लिए इस प्रकृति की गोद में आते हैं। जो ट्रेल है उसका शुभारंभ किया और हमारे उत्साही युवा हैं जो उसका उपयोग करेंगे। 1 हफ्ते का वो यात्रा होगी। मुख्यमंत्री ने क्लाइमेट चेंज का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए हमें इसका ध्यान देना होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के महत्व को समझना होगा। उन्होंने कहा कि वृक्ष प्राचीन काल से धार्मिक आस्था का प्रतीक रहे हैं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में वृक्षों का अधिक महत्व है। सरकार का प्रदेश को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त करने का टारगेट है। 11 साल में 1 करोड़ पौधे रोपित किए गए हैं। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह लाती है कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। कि ये टारगेट हम 1 दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति 1 पेड़ अवश्य लगाएगा और 1 पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा।
वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने लोगों से पेड़ लगाने और इसके संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलने की अपील की। प्रदेश में विकास कार्यों के साथ पौधे लगाने भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड में हमें ऑक्सीजन की अहमियत का पता चला। आज स्वच्छ वायु के लिए वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। उन्होंने पेड़ पौधे लगाने के साथ ही 5 साल तक इन्हें बच्चे की तरह पालने को भी कहा। लेकिन उस विनाश के साथ साथ आप जब तक पेड़ नए नहीं लगाएंगे तब तक विकास को मैं पूरा नहीं मानता। तब कुछ लोगों को अंदाजा हुआ कि ये ऑक्सीजन कितनी कीमती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पौधों को, पेड़ों को लगाना नहीं, इनको बच्चों की तरह से 5 साल तक इनका पालन पोषण करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले जाने अनजाने लोगों की स्मृति में इस वर्ष राज्य स्तर पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 14 अगस्त को फरीदाबाद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भारी संख्या में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री कल इसके आयोजन को लेकर चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पूर्व एक पखवाड़े तक प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार और पंचनद ट्रस्ट के साथ मिलकर इसका आयोजन करेगी, जहां विभाजन की विभीषिका में जान गंवाने वाले पूर्वजों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि समारोह में लोग अपने बेटे और बेटियों को अवश्य लेकर आएं ताकि वे अपने पूर्वजों के बलिदान के बारे में जानकारी हासिल कर उनसे प्रेरणा ले सकें। हम ये 14 अगस्त को हम मना रहे हैं और मेरा ये भी आग्रह है, फरीदाबाद के अंदर हम मनाएंगे तो हर जगह से हमारी बेटियां भी आएं, हमारे बच्चे आएं, क्योंकि आने वाली वही पीढ़ी है। उसको उसके साथ जोड़ें और उसको सुने भी, क्या क्या बातें बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, कि हमारा पूर्वजों ने क्या क्या कष्ट सहन किए हैं, किन कष्टों से निकल करके आज हम यहां से आए हैं। ये इस इतिहास को इसीलिए याद किया जाता है कि दोबारा ये रिपीट ना करे। हम पहले ही उसको ध्यान में रखें, चौकस रहें, ताकि दोबारा उस रास्ते पे दोबारा न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रस्ट विभाजन की इस त्रासदी के गवाह रहे बुजुर्गों के संस्मरण को रिकॉर्ड कर उन्हें इतिहास के रूप में संजोएं ताकि हमारी युवा पीढ़ी जान सके कि विभाजन के समय किस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने इस भयंकर त्रासदी को झेला, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत के आजादी के साथ ही विभाजन भी किया गया, जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। देश के बंटने के साथ ही दोनों तरफ के करोड़ों लोग उजड़ गए और लाखों दंगों में मारे भी गए। माताओं बहनों पर भारी अत्याचार किए गए। उन लोगों ने अत्याचार सहने के बाद भी देश की खुशहाली में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। ये दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी घोषणा की, प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर-बदर हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तभी तो ये कहा है कि हमें इस आजादी को, ये कोई साधारण आजादी नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। लाखों की संख्या में लोग दर-बदर हुए हैं, परिवार बिछुड़ गए हैं, बेटियों की असमत को लूट लिया गया है।
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने पत्र जारी कर कहा कि प्रारंभिक तैयारियों के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। आयोग ने कहा कि गृह मंत्रालय ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित कर दिया है। अब आयोग को संबंधित नियमों के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करना होगा। अभी आयोग इस मतदान में हिस्सा लेने वाले संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के नामों की सूची तैयार करने के साथ ही निर्वाचन अधिकारी के चयन से जुड़ी प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। साथ ही आयोग पिछले चुनाव से जुड़ा डेटा भी इकट्ठा करने में जुटा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के मद्देनजर सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय रहते गृह विभाग को प्रेषित करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके और परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाया जा सके। वो कल चंडीगढ़ में सीईटी परीक्षा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पहली बार इतने बड़े स्तर पर सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूर्ण करें, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी जिलों में प्रश्न पत्र भंडारण स्थल से परीक्षा केंद्र तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी असामाजिक तत्व सक्रिय नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखने और परीक्षा से जुड़ी अफवाह फैलाने के प्रयास को रोकने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा के साथ ही तीज पर्व के लिए भी पर्याप्त बसों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे 26 और 27 जुलाई को अनावश्यक यात्रा से बचें, ताकि परीक्षा दे रहे युवाओं को निर्बाध यातायात व्यवस्था मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में बसों को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है, वहां जिला प्रशासन विशेष प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बसों को रिजर्व रखने को भी कहा। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि सीईटी परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा के दोनों दिनों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश न दिया जाए। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए धारा 163 लागू कर सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित दायरे में विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा। पर्याप्त संख्या में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और सभी सेवा प्रदाताओं का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने परीक्षा के दोनों दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित कोचिंग सेंटर और फोटोस्टैट की दुकानों को बंद रखने को भी कहा। इस बार सीईटी परीक्षा में लगभग 13,48,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कुल 834 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि सीईटी परीक्षा के सफल, पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन के लिए राज्य भर से आए लगभग 1,400 प्रतिनिधियों को मानक संचालन प्रक्रिया SOP से अवगत कराया गया है। इस अवसर पर सभी प्रतिनिधियों को ड्यूटी आदेश और पहचान पत्र वितरित किए गए। प्रदेश में 26 और 27 जुलाई को होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो के महाप्रबंधक राहुल मित्तल ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से सभी परीक्षार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। दोनों दिन निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को भी परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड दिखाकर बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। हिसार से फतेहाबाद, भिवानी और जींद के लिए उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हम 8 क्लस्टर्स में बसें चलाएंगे और हमारी बसें जैसे यहाँ पर क्या है कि सिरसा से और भिवानी से जो भी कैंडिडेट्स आए गए तो उनको हम शटल बस सर्विस के माध्यम से एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ हिसार से फतेहाबाद, भिवानी और जींद तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंडिडेट्स जाएंगे तो उनके लिए जो बसों की व्यवस्था है सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि 25 तारीख को जाना चाहता है तो एडमिट कार्ड दिखाकर वो निःशुल्क जा सकता है। और ऐसे ही महिलाओं को अपने साथ एक अटेंडेंट जो भी उनके साथ होगा वो भी फ्री सर्विस करेगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई इंक्वायरी करनी है तो हेल्प डेस्क पे बात करके अपनी जो भी है
समस्या वो दूर कर सकते हैं। हिसार बस अड्डे पर बने हेल्प डेस्क पर सेवाएं दे रहे अजीत सिंह ने बताया कि सीईटी की परीक्षा देने जाने वाले काफी उम्मीदवार अभी से पूछताछ के लिए आ रहे हैं। जिले में 8 जोन बनाए गए हैं जहां से परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक बसें मिलेंगी। सुबह 3:30 पर बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। पूछताछ करने आए उम्मीदवारों ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी, तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। सुबह 3 बजे से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो बस कहाँ से मिलेगी, कहाँ जाएगी, किस डेस्टिनेशन पर छोड़ेगी, सेंटर पर छोड़ेगी या बस स्टैंड पर छोड़ेगी। मैं सभी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको फिर सूचना देना चाहता हूँ कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में 8 जोन बनाए गए हैं विद्यार्थियों को ले जाने के लिए। बालसमंद है, आदमपुर है, अग्रोहा है, उकलाना है और बरवाड़ा है और आसी और उसका नारनौंद है और हिसार से भी बस ऑपरेट होंगी। तो जिन अभ्यर्थियों के अपने आसपास का जो स्टेशन लगता है यानी बालसमंद के आसपास है, अग्रोहा के आसपास है, तो उनको हिसार आने की जरूरत नहीं है। वो अपने पास के ही बस स्टैंड से वहाँ के मॉर्निंग शिफ्ट में 3:30 बजे से बस उनको प्रोवाइड करा देंगे और इवनिंग शिफ्ट के लिए 9 बजे से बस ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। अभी हमने यही पता किया है कि 26 तारीख और 27 तारीख को रोहतक और नारनौल के लिए बस मिल जाएगी। फ्री में दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे बाहर रह रहे जैसे दूसरे शहर में, लेकिन उनके लिए तो बस की सुविधा होनी चाहिए कम से कम। हरियाणा प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए कराई जा रही अध्यापक पात्रता परीक्षा 30 व 31 जुलाई को आयोजित होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव मुनीश नागपाल ने बताया कि इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी प्रदेश के 673 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षाओं के संचालन के दौरान 220 उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है। लेवल 3 की पीजीटी परीक्षा 30 जुलाई को होगी। अगले दिन लेवल 2 टीजीटी और पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं से निपटने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर के साथ ही बोर्ड मुख्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के नंबर भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचकर मेटल डिटेक्टर से तलाशी के बाद बायोमेट्रिक व अंगूठे के निशान के साथ ही डाटा कैप्चर करवाना होगा। उसके साथ ही किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की जा सकती है। शिक्षा अधिकारी द्वारा काफी विस्तृत तौर पर भी इसके बारे में बताया गया कि कोई भी परीक्षार्थी है, पहले तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर बांटे जाने हैं, चाहे कोई परीक्षार्थी उपस्थित है या नहीं है, उस सीक्वेंस में ही वो पेपर बांटे जाएंगे। मौके पर फ्रिस्किंग के द्वारा अंदर कोई ऐसी चीज ले जाने की, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है। चेकिंग की जाएगी, कोई प्रिंटेड मैटेरियल ले जाने की अनुमति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अंदर जाने के बाद जो बायोमेट्रिक्स ले रहे हैं तब तक तो आपका नेट है उसकी बात है। ये अंदर जाने के बाद जैमर की व्यवस्था है ताकि उसके बाद इंटरनेट काम ही नहीं कर पाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश की संस्कृति का महाकुंभ इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 का आज कुरुक्षेत्र में आगाज हुआ। ये कार्यक्रम विविधता में एकता का महाकुंभ की थीम पर आधारित है। संस्कृति के इस महाकुंभ में देश के 24 प्रदेशों से 600 युवा कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान विभिन्न प्रदेशों से आए युवाओं के द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। कुरुक्षेत्र में आज से 27 जुलाई तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक लघु भारत के दर्शन हो रहे हैं। इस उत्सव में देश भर से आए युवा एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। इसके साथ ही इन युवाओं को हरियाणा प्रदेश को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। युवा इस उत्सव में भारत की विरासत अनेकता में एकता के दर्शन करेंगे। देश भर से 24 राज्यों के युवा प्रतिभा ने हिस्सा लिया है और इस एक कार्यक्रम भर नहीं लेकिन पूरे भारत को जानने के लिए युवाओं को एक मौका है। संस्कृति हो, प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने भाषा हो या एक दूसरे के भाषा हो, उसको समझने का ये युवा साथी काम करेगा। मुझे लगता है पहला ऐसा कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश में है इसमें भारत के सभी देशों के युवा साथियों ने हिस्सा लिया है। बहुत अच्छा भव्य और दिव्य कार्यक्रम। मैं सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूँ।
कार्यक्रम में विचार गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक व्याख्यान आदि आयोजित हो रहे हैं। हरियाणा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विकास विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने कहा कि देश भर से आए युवा कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम से कुरुक्षेत्र को भी एक नई पहचान मिलेगी। इस प्रोग्राम में युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। अलग अलग स्टेट का कार्निवल किया, जिसमें बच्चों ने अपने जो पॉपुलर उनके जो फोक सॉन्ग्स होते हैं और उनके जो डांस होते हैं, उन डांस के आधार पर करते हुए पूरा का पूरा जो है 1 किलोमीटर का जो ना हमारे यहाँ जो है एक कार्निवल का मार्च पास्ट किया। हमें हर एक स्टेट के कल्चर की झलक जो है एक दूसरे को बतानी है, एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करना है, और एक दूसरे की कोई स्टेट की कोई बड़ी अचीवमेंट है, कोई अच्छी बात है तो वो भी शेयर करनी है हर एक के लिए। इसके लिए प्रेजेंटेशन, इसमें डांस आइटम्स, इसमें जो है कल्चरल आइटम्स, इसमें जो है सॉन्ग्स, इस तरह के प्रोग्राम पूरे 3 दिन है। प्रदेश सरकार ने राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स को बड़ी राहत देते हुए आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को रद्द करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से बताया गया कि वर्ष 2021-22 में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इस दौरान गुरुग्राम, दादरी और करनाल में उन पर पुलिस केस बने थे। इसे लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने समय समय पर पुलिस मुकदमों को रद्द करने के लिए प्रतिवेदन दिए थे, जिस पर सरकार ने सहानुभूति के साथ विचार करते हुए अब ऐसे सभी मुकदमों को रद्द करने का निर्णय लिया है। श्रावण मास की पावन शिवरात्रि आज देश भर में मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर में जलाभिषेक कर भगवान शिव से देश एवं प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को श्रावण शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। इस बीच नशे के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए पैदल बुग्गी की यात्रा पर निकले प्रदेश के पहलवान रविंद्र तोमर ने संत कबीर कुटीर पहुंचकर हरिद्वार से लाए गए पवित्र गंगा जल को मुख्यमंत्री को भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पहलवान रविंद्र तोमर का सम्मान किया और उनके नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की सराहना भी की। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी में सावन शिवरात्रि बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। विभिन्न शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में लगे रहे। भिवानी के प्राचीन जोगीवाला शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही 4 पहर की पूजा अर्चना व भगवान शिव का रुद्राभिषेक शुरू हुआ। इस अवसर पर भगवान शिव दरबार में महाआरती व कांवड़ पूजन किया गया। इस अवसर पर गंगोत्री और हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे कांवड़ियों ने महंत वेदनाथ महाराज के साथ बाबा भोलेनाथ का गंगा अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर परिवार व देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। लाल पान के जब कंठ में बार किया तो उसकी अग्नि की उद्देश्य जो ज्वाला भड़की उसको शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने आराधना करी। भगवान शिव पे जल का अभिषेक किया था। तो जल अभिषेक में गंगा जल का विशेष करके महत्व रहा। उसमें गोमुख से और गंगोत्री से और हरिद्वार से जो जल ला करके भगवान शिव के चढ़ाता है, उसी के उपलक्ष्य में ये जो हजारों कावड़े जो लेकर के आए हैं भगवान शिव के यहाँ चढ़ाते हैं। विश्व महादेव है, इसके लिए में 4 पहर की इसमें पूजा की गई। सवेरे 4 बजे, दिन को 12 बजे, रात को संध्या आरती, फिर रात को 12 बजे, सवेरे 4 बजे 4 पहर की आराधना में भगवान जलाभिषेक और पंचामृत से सबसे स्नान करा करके पुष्प फल और बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके वर धारण करके जो आराधना करता है उसका विशेष लाभ होता है। वहीं भिवानी के बाबा जहरगिरी आश्रम के शिवालय में भी शिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में शिव भक्तों ने भगवान शिव का पंचामृत व गंगा जल से अभिषेक किया। श्री महंत ने कहा कि देश भर में भगवान शिव की आराधना की जा रही है। हरिद्वार से गंगा जल लाकर यहाँ चढ़ाया और देश में सुख समृद्धि की कामना की। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और श्रावण मास में उनकी आराधना करना महत्वदायी होता है। परंपरा अनुरूप भोलेनाथ को मनाते हैं और जो उनको मिला है भोले का प्रसाद यानी कि भक्ति भाव और शिव अर्चन करते हैं। जितने भी कावड़िए हैं या जो महिलाएं हैं सब जल लेकर पहुंचते हैं और शंकर जी की आराधना करते हैं। गाय का दूध, घी और पंचगव्य इन सब से भोलेनाथ की पूजा की जाती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर सहज में वरदान देते हैं।
सोनीपत में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शिवभक्त कांवड़ियों का अंतिम दल हरिद्वार और गंगोत्री से गंगाजल लेकर मंदिरों में पहुंचा। कल मध्य रात्रि के बाद से ही शिव भक्तों ने भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया। शिवरात्रि पर जिला प्रशासन द्वारा सफल आयोजन के लिए श्री राम मंदिर संस्थान के प्रधान मुकेश बामबनिया ने कहा कि मंदिर में पिछले 30 वर्षों से शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। भक्तों के लिए आराम करने, भोजन प्रसाद की बेहतर व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा और दिन रात गश्त रही। वहीं हरिद्वार व गंगोत्री से कांवड़ लेकर लौटे कांवड़ियों ने बताया कि ये उनकी पहली कांवड़ यात्रा है और पूरी यात्रा में उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए पवित्र गंगाजल लेकर लौटे हैं। यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा यह तरह की सुरक्षा और शिविरों में अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। लोगों ने बहुत सेवा की। 25 साल से व्यवस्था चल रही है और कांवड़ियों की देख रेख, खान पान, उठाना, बैठ उठ, जहाँ तक हो सकता है हम वहाँ पर डीजे वीजे लगा के बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ पर 250-300 कांवड़िया सालाना हमारे मंदिर में आते हैं और बहुत ही अच्छी तरह व्यवस्था हम अपने कांवड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं। जिला प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है ताकि कोई गलत काम या उधम ना करे। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरह से व्यवस्था चलाई है। हम विशाल कावड़ लेके आए हरिद्वार से सोनीपत में और रास्ते में शिविरों की भी और बोर्डों की भी सारी अच्छी व्यवस्था मिली है और वहाँ से यहाँ तक के सारी अच्छी यात्रा निकली हमारी। और यहाँ मंदिर में आने के बाद भी अच्छी संस्था मिली हमारे को। हम हर साल कावड़ लेके आते हैं। यहाँ पर हमने व्रत रखा है, मनोकामना मांगी है। हम चाहते हैं जैसे ये त्योहार हमारे लिए आया है वैसे ही सभी के लिए आए। हमारे परिवार से जो लोग आए हुए हैं, हमारे मोहल्ले से, कावड़ लेकर भगवान करे सबकी मनोकामना पूरी करे। देश भर में बच्चों में बढ़ती मधुमेह की समस्या के प्रति जागरूक करना अब स्कूलों की प्राथमिकता बन रही है। अंबाला छावनी के केंद्रीय विद्यालय 4 में एक अनूठी पहल करते हुए शुगर बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को न केवल चीनी के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया था। स्कूल में बच्चों के लिए अब शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। स्कूल के प्राचार्य अमन कुमार ने बताया कि शुगर बोर्ड लगाया गया है ताकि विद्यार्थी रोज इसे देखकर अपनी आदतें सुधार सकें, वो जंक फूड से बचें और संपूर्ण आहार लें। ये पहल स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय की स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, जिसे प्रधानमंत्री पोषण योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के स्कूलों में पोषण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। शुगर बोर्ड लगाया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सीबीएसई की तरफ से एक स्कीम है जहाँ पे हम बच्चों के लिए बोर्ड बना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस बोर्ड में जिस आइटम के अंदर कितना शुगर है ताकि बच्चों को पता लग सके कि वो कितना शुगर कंटेन अवेलेबल खा रहे हैं, कितना पी रहे हैं और बच्चे उससे अवॉइड करके अपने आप को बचा सके। अब इसके साथ ही एक गवर्नमेंट और स्टार्ट किया है ऑयल बोर्ड। आगे हम ऑयल बोर्ड भी लगाएंगे जहाँ पे किस आइटम के अंदर कितना ज्यादा ऑयल यूज हो रहा है ये सब बच्चों को दिखेगा। तो बच्चे जब भी आते जाते इसको देखेंगे तो वो अपने खाने पीने ध्यान रखेंगे और बच्चों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इसका एम यही है कि हमें पता लगे हम लोग कितना शुगर इंटेक कर रहे हैं और किस चीज से हमें कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, हम उससे अपने आप को बचा सके और अपनी सेहत का ध्यान रख सके। स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शुगर बोर्ड बनाया गया है जिसे देखकर वह प्रेरणा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि शुगर के अधिक सेवन से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। कई तरह की चीज़ों में हिडन शुगर पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी घातक होता है। इससे पता चल सकेगा कि जो चीज़ खा रहे हैं उसमें कितनी शुगर है। उन्होंने कहा कि वे चीनी का कम उपयोग करते हैं और जंक फूड से परहेज करने लगे हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे जैसे खाने के लिए और अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुरकुरे खाते हैं। तो इनमें ना बहुत शुगर होती है जिन्हें हम डे बाय डे अवॉइड करते हैं। और धीरे धीरे अगर हम इन चीजों को बढ़ाते हैं तो फिर धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ये हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा खराब करती हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमारे स्कूल में चार्ट से मैंने ये सीखा है कि हमें सेफ खाना चाहिए और शुगर से दूर रहना चाहिए। कई तरह की चीज़ों में हिडन शुगर पाया जाता है जिससे शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट को भी दुख पहुंचता है और
की शुगर होने की चांसेस ज्यादा होगा। हमारे स्कूल में शुगर बोर्ड बनाया गया है जिसको देख के विद्यार्थी प्रेरणा ले और उन्हें पता चले कि अत्यधिक चीनी के सेवन से कितनी बीमारियां हो सकती हैं। और मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा बोर्ड है जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले और वो अच्छा खाना, स्वस्थ खाना शुरू करें। ये बहुत ही अच्छा से लोग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।